नमस्ते दोस्तों। आज कृषि विपणन की समस्या को देखते हैं। यह इकोनॉमिक्स में आता है और जीएस सेकेंड पेपर में ये आ सकता है। तो कृषि विपणन पहले भी 56वीं से 59वीं में पूछ चुका है और 66वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी संसद ने जो कृषि कानून पारित किया है वह कृषि विपणन से ही संबंधित है और उसमें बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, तो इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और भारत सरकार 2022 तक किसानों को जो इनकम है वह 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और जो कृषि है इस क्षेत्र में वैश्वीकरण का प्रभाव अभी तक नहीं हो पाया है, तो इस कानून के माध्यम से कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को प्रवेश कराया जाएगा। जब निजी क्षेत्र इसमें निवेश करेगा कृषि क्षेत्र में, तभी कृषि का जो है डेवलपमेंट होगा और किसानों का कल्याण भी हो पाएगा। तो हम देखते हैं, आगे चलते हैं कृषि विपणन की समस्या क्या है। तो पहले देखते हैं कृषि विपणन क्या है। किसान जब अपनी फसल को तैयार कर लेता है तो उसे उपभोक्ता और व्यापारी के पास पहुंचाने के लिए बाजार लाता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर यह उपज व्यापारी और उपभोक्ता तक पहुंचता है, जिसमें किसान को उचित कीमत प्राप्त होता है और उपभोक्ता और व्यापारी को उचित कीमत का भुगतान करना पड़ता है। इसे कृषि विपणन कहते हैं। और इसमें जो है भारत में कृषि विपणन अत्यंत ही दोषपूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जिससे कृषक को उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। जो बाजार लाता है वह बाजार सरकार द्वारा, विधायिका द्वारा पारित किया गया था एपीएमसी एक्ट। तो एपीएमसी एक्ट में यह प्रावधान था कि किसान जो भी उपज बेचेगा वह बाजार लाकर ही बेचेगा, मंडी में लाकर ही बेचेगा, यह उस पर बाध्य था। इसके कारण बाजार में बहुत सारे दोष थे और उस दोष को दूर करने के लिए अब सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है। तो पहला जो समस्या है, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी है। बीजों का खराब गुणवत्ता, खेती के आदिम तरीके हैं, पुराने तरीके से खेती किए जाते हैं, कीट रोग नियंत्रण उपायों की कमी है और अनिश्चित मानसून पर कृषि की निर्भरता है। कभी सूखा आ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, उस पर निर्भर है। और फसलों को चूहों व बारिश से बचाने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं का अभाव है। दूसरा है ग्रेडिंग की अनुपस्थिति। ग्रेडिंग की अनुपस्थिति के अंतर्गत उपज खरीदने वाले जो व्यापारी होते हैं उनके पास उत्पादों की गुणवत्ता की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण उपज का जो विश्वसनीयता होता है वो व्यापारी को नहीं मिल पाता है, उसकी सूचना नहीं मिल पाता है। ब्रिटिश सरकार ने 1937 में इस समस्या का हल करने के लिए कृषि उपज ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा जो है समस्या वह अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं हैं। किसान के पास भंडारण सुविधाएं हैं नहीं, भंडारगृह बना नहीं पाता है और सरकार भी भंडारण सुविधाएं को अभी तक व्यवस्थित नहीं किया है। भंडारण व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया है। बाजार में भी कोई संतोषजनक भंडारण सुविधाएं नहीं है। इन 2 कारणों से किसानों को फसल तैयार करने के बाद तुरंत बाजार में बेचना पड़ता है। वह भविष्य में बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए फसल को रख नहीं सकता है। इसके कमी के कारण किसान कोऑपरेटिव कमेटी द्वारा या बैंक द्वारा अपने संग्रहित उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए लोन भी नहीं ले पाता है। आगे जो समस्या है वो है पर्याप्त परिवहन सुविधाओं का अभाव। भारत का रेल नेटवर्क सीमित है, अभी अपनी आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त है। भारत में प्रति 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुश्किल से 2 से 8 किलोमीटर रेल पथ है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की स्थिति बहुत ही खराब है और
अधिकांश सड़कें जो है मानसून के समय में उपयोग करने लायक नहीं रह पाता है। पांचवा जो है वो समस्या है, भारतीय किसान गरीब और अशिक्षित है, उसे बाजार की जानकारी का अभाव रहता है, इसलिए व्यापारी के चालबाजी और कपट प्रणाली को समझ नहीं पाता है। व्यापारी गरीबी का नाजायज लाभ उठाता है, जिसके कारण किसान को हमेशा शोषित होना पड़ता है। छठा जो समस्या है वह बिचौलियों की एक लंबी श्रृंखला है। बाजार आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि आप कोई सामान, अगर मान लीजिए 1 मन आप कोई सब्जी खरीदते हैं और कोई किसान 1 मन सब्जी बेचता है, तो वहाँ पर बैठा हुआ जो रहता है आड़तिया, वह उससे भी 2.5% कमीशन लेता है अपने बिहार में, और जो खरीदने जाता है उससे भी 2.5% कमीशन लेता है। तो यह एक दोष ही है बाजार का, जिसे समाप्त करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है कानूनों के माध्यम से। आगे है जो समस्या वह है अनैतिक आचरण। ग्रामीण बाजारों में धोखाधड़ी होती है। लेन देन की पूरी विधि किसानों के हितों के खिलाफ होती है। मंडियों में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक दलाल से संपर्क करना पड़ता है, जो उपज को बेचने के लिए आढ़तिया तक पहुंच बनाता है। आढ़तिया और दलाल ये दोनों उपज की कीमत को ओपनली तय नहीं करते हैं, ये कोड वर्ड में उसको तय कर लेते हैं। जो दलाल होता है वो खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए कार्य करता है, परंतु वो किसानों के खिलाफ और व्यापारी के पक्ष में हमेशा काम करता है। वह उपज को निम्न गुणवत्ता का बताता है और झूठा माप और वजन करता है, उसमें अनावश्यक कटौती करता है। इस प्रकार किसान का विभिन्न तरीकों से शोषण किया जाता है। 9वां है शुल्कों की बहुलता। मंडी में बहुत सारे शुल्क हैं, वैध और अवैध हैं। अब भारतीय किसान तो गरीब और अशिक्षित हैं, उन्हें इन शुल्कों की माइन्यूटली जानकारी नहीं रहता है। जैसे कमीशन, गाड़ी वेटमेंट, ये सब वैध है, लेकिन कुछ अवैध जो कर है, जिससे खरीदार के मजदूरों के लिए, दान के लिए, धार्मिक त्योहारों के लिए भुगतान करना पड़ता है। और किसानों को कई कर, जैसे कि चुंगी कर, टर्मिनल टैक्स, टोल टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। नियम के अनुसार जो कर खरीदार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए वो भी किसानों ही के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। 9वां है ऋण चुकाने के लिए दबावपूर्ण बिक्री। किसान जब अपनी उपज को तैयार करता है तो ज़्यादातर किसान गरीब ही है, तो उस पर ऋण का दबाव रहता है, उसे चुकाना पड़ता है तुरंत में। और जो महाजन साहूकार रहता है वो ऋण चुकाने के लिए दबाव डालता है, तो इसके कारण उसको उपज तैयार करने के तुरंत बाद बेचना पड़ता है। इस प्रकार किसान जो है गलत समय पर, गलत जगह पर और निम्न कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होता है। अब हम इसको देखते हैं कि उपाय क्या किया जाना चाहिए। तो उपाय जो है, पहला उपाय हम करेंगे कि उन्नत बीज का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा किसानों को कम मूल्य पर उन्नत बीज की व्यवस्था करना चाहिए। आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। मिट्टी की गुणवत्ता का प्रयोगशाला में जांच कराया जाना चाहिए। यह मिट्टी जिस फसल के लिए उपयुक्त हो वही फसल को उपजाया जाना चाहिए। सिंचाई के लिए बाढ़ सिंचाई के स्थान पर ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करना चाहिए, इससे पानी भी बचत होगा। उचित मात्रा में पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। यूरिया का कम उपयोग करना चाहिए, चूंकि यूरिया का दाम कम रहता है इसलिए किसानों द्वारा यूरिया का ही ज्यादातर उपयोग किया जाता है।
दूसरा जो है उपाय, यह उपज को बाजार ले जाने से पहले मानकीकरण किया जाना चाहिए। सरकार इस संदर्भ में उपज को मानकीकरण करती है और उस पर एक मार्क का मोहर लगाती है, लेकिन इसकी व्यापक जो है इसकी मात्रा नहीं हो पाती है, कुछ ही उपज को ऐसा कर पाती है। तीसरा जो उपाय है, यह सरकार को या निजी क्षेत्र से सहयोग लेकर भंडारण की व्यवस्था करना चाहिए। इस संबंध में सरकारी भंडारण व्यवस्था भी हो सकता है, निजी क्षेत्र भी हो सकता है, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी भंडारण की सुविधा हो जाना चाहिए। जब आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें मैच के दौरान यदि वर्षा पड़ता है तो फील्ड को तुरंत ढक दिया जाता है, लेकिन एक किसान जो अन्नदाता है और अपने उपज को बाजार लाता है, और बाजार में आप देख रहे होंगे कि कभी कभी न्यूज में कि वर्षा हो रहा है और फसल भीग, उसी तरह उपज भीग जाता है और सड़ जाता है, लेकिन उसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हो पाती है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। चौथा जो है उपाय, वह परिवहन सुविधाओं को अच्छा बनाना चाहिए। इस संबंध में बिहार सरकार अच्छा कदम उठाया है और बिहार में सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है, परंतु जो दूर दराज में खेत है, खेत को बाजार से जोड़ने का काम करना चाहिए और सड़क को खेत तक बनाया जाना चाहिए। पांचवा है, बाजार की जानकारी को जितना हो सके उतना प्रसारित करना चाहिए, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, विज्ञापन के द्वारा। इस संदर्भ में किसान चैनल की शुरुआत किया गया है और किसान चैनल से फसलों की तकनीकी, जैविक कृषि, इस संबंध में जानकारी दिया जा रहा है, लेकिन किसान की पहुंच ही रेडियो टेलीविजन तक नहीं हो पाती है, जिसके कारण सूचना वहां तक सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है। छठा जो है उपाय, बिचौलियों को किसान व व्यापारी के बीच से समाप्त किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बिहार में 2006 में एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया गया है और वहाँ किसान बाजार से बाहर भी फसल को बेच सकता है। वहाँ कंपनी डायरेक्ट खेत पर जाकर भी फसल को खरीद सकता है। तो लेकिन भारत सरकार अभी जाकर के कृषि कानून 2020 बनाया है और इस संदर्भ में बिचौलियों को समाप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। और जो आप किसान आंदोलन देख रहे हैं, वो भारतीय किसान तो गरीब और अशिक्षित है, उन्हें जानकारी का अभाव है, तो वो इतनी मात्रा में, इतनी संख्या में नहीं आ सकते हैं आंदोलन करने के लिए। तो ये बिचौलियों का एक चाल है जो कि भारत सरकार को कानून से पीछे हटने के लिए बाध्य कर रहा है। आगे हम देखते हैं कि जो कृषि कानून बनाया गया है उसमें किसानों को मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आठवां जो है उपाय, यह लोन सुविधा। तो लोन सुविधा के अंतर्गत सभी व्यापारिक बैंकों को अपने कुल लोन का 40% प्राइमरी सेक्टर को देना बाध्य किया गया है, परंतु किसी भी बैंक द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। तो इस संबंध में सरकार को इस पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह कृषि क्षेत्र को बिना सिक्योरिटीज के लोन दे, जिससे किसान ऋण के लिए साहूकार महाजन के यहाँ जाता है और अधिक रेट पर ऋण ले लेता है और ऋण जाल में फंस जाता है। इससे निपट पाएगा। और किसान क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा दिया जाता है, यह सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और भारत सरकार द्वारा 2019 में राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि योजना चलाया गया है। इसके द्वारा सभी किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया 3 किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है, ताकि किसानों को समय समय पर खाद और कीटनाशक, बीज के लिए कुछ पैसा उपलब्ध हो सके। भारत सरकार को द्वारा जो कुछ उपाय किया गया है, 585 एपीएमसी को समाप्त किया गया है और उसे ई नाम के अंतर्गत लाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जब मार्केटिंग होगा तो जहां पारदर्शिता, इलेक्ट्रॉनिक या ऑनलाइन सिस्टम आ जाता है, वहां भ्रष्टाचार की संभावना शून्य हो जाती है। 22,000 ग्रामीण हाट को ग्रामीण कृषि बाजार में परिवर्तन किया जाएगा।
अब देखते हैं कृषि कानून 2020। कृषि कानून 2020 में 3 कानून को संसद द्वारा पारित किया गया है। पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा बरकरार अधिनियम 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। प्रथम कानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान किया गया है जहां किसानों और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की आज़ादी होगी। राज्यों के अंदर और 2 राज्यों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। मार्केटिंग और परिवहन पर खर्च कम हो पाएगा। द्वितीय अधिनियम जो है, इसमें कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाने का प्रावधान है। वे अधिनियम कृषि उत्पादों की बिक्री, फर्म सेवाओं, कृषि बिजनेस फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता, बड़े खुदरा विक्रेता, निर्यातकों और किसानों सभी को जोड़ता है। इसके अतिरिक्त इस कानून के माध्यम से अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज की आपूर्ति सुनिश्चित करना, तकनीकी सहायता, फसल स्वास्थ्य की निगरानी, ऋण की सुविधा और फसल बीमा, ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तृतीय अधिनियम जो है, इसमें अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। इस कानूनों से किसानों को फसल की सही मूल्य मिल सकेगा। इस कानून से बिचौलियों को समाप्त किया जा सकेगा जो किसानों के उन्नति में बाधक का कार्य करते हैं। वैश्वीकरण का प्रभाव अब तक कृषि क्षेत्र पर नहीं पड़ा है। यदि निजी क्षेत्र कृषि क्षेत्र में निवेश करते हैं तो कृषि और किसान दोनों का कल्याण होगा। आप जानते हैं कि अभी भी 50 से 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, लेकिन कृषि से जो फसल होती है उसका जीडीपी में 14% हिस्सेदारी। जब 60% जनसंख्या 14% जीडीपी के साथ काम करेगा तो गरीबी ही रहेगी। तो इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का निवेश बहुत आवश्यक है। और भारत सरकार 2022 तक किसानों के इनकम को डबल करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इस संदर्भ में निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने की बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और अगला नोटिफिकेशन वीडियो का पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।